भारत को जेनेरिक दवाओं की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत ही सस्ती और बड़े पैमाने पर दवाओं के उत्पादन की क्षमता को विकसित कर लिया है। भारत आज मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, जिसका ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करीब 20% बाई वॉल्यूम है। भारत की ये लीडरशिप खास तौर पर वैक्सीन्स और इसेंशियल जेनेरिक्स में है, जिससे उसे पूरी दुनिया में फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। भारत की ये छवि अचानक नहीं बनी है। 1970 और 1980 के दशक में पेटेंट लॉज और रेगुलेटरी ढांचे में बदलाव, कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और हाईली स्किल्ड केमिस्ट और इंजीनियर्स की वर्कफोर्स ने इस छवि को मजबूत किया है। भारत की पब्लिक हेल्थ ओरिएंटेड प्राइसिंग ने डेवलपिंग देशों और ग्लोबल एनजीओज के बीच विश्वास पैदा किया और कोविड-19 के समय वैक्सीन की बड़े पैमाने पर सप्लाई ने इस भरोसे को और बढ़ाया। लेकिन हाल ही के वर्षों में जाम्बिया, उज्बेकिस्तान और भारत में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों ने इस छवि पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन मामलों में मुख्य कारण सिरप का मैकेनिज्म नहीं बल्कि उसकी दवा में मौजूद टॉक्सिक कंटेमिनेशन था, यानी सही गुणवत्ता वाले एक्सिपिएंट्स यानी कि सॉल्वेंट्स की जगह इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स जैसे डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाना था। ये दोनों रसायन किडनी फेलियर और मेटाबॉलिक एसिडोसिस पैदा करते हैं, जिससे बच्चों की मौत हो सकती है। इन घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण वीक सप्लाई चेन गवर्नेंस है। कई बार कंपनियां सस्ते सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद लेती हैं, लेकिन अगर सप्लायर ऑडिट या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ठीक से नहीं होता है तो इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट दवा में शामिल हो जाते हैं। ये समस्या अक्सर बिजनेस डिसीजंस प्लस वीक रेगुलेटरी ओवरसाइट का परिणाम होती हैं, न कि केवल तकनीकी गलती। भारत में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे सीडीएससीओ और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की सबसे बड़ी चुनौती इन्फोर्समेंट की है। जहां टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और ट्रेसेबिलिटी कमजोर होती है, वहां कंटेमिनेटेड बैचेस को समय पर पकड़ा नहीं जा सकता। हाल ही में भारत में डीईजी और ईजी की टेस्टिंग को मैंडेटरी किया गया है, लेकिन जब तक इन्फोर्समेंट और ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ेगी, ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ता रहेगा, यानी होता रहेगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। उसे रोकने के लिए सप्लाई चेन और टेस्टिंग दोनों स्तर पर सुधार जरूरी है। हर फार्मास्यूटिकल ग्रेड एक्सिपिएंट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के साथ इंडिपेंडेंट बैच टेस्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए। रॉ मटेरियल ट्रेसेबिलिटी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि किसी भी कंटेमिनेशन को स्रोत तक ट्रेस किया जा सके। इसके अलावा इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी लैब्स की संख्या बढ़ानी होगी और रैंडम मार्केट सर्विलांस को और सख्त करना होगा। रेगुलेटरी और कानूनी स्तर पर भी सुधार जरूरी है। हर मैन्युफैक्चरर के पास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि जीएमपी का ऑडिट प्रूफ होना चाहिए और सप्लायर ऑडिट ट्रायल को लाइसेंस रिन्यूअल में अनिवार्य किया जाना चाहिए। यदि कोई कंपनी गलती करती है या गलत सामग्री का प्रयोग करती है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल लायबिलिटी और कंपनसेशन मैकेनिज्म तुरंत लागू होना चाहिए। भारत में हाल ही में डीईजी और ईजी की जांच को लेकर जो नई पॉलिसी बनी है वो सही दिशा में कदम है, लेकिन इसकी निगरानी सख्ती से होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से भी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी, क्यूआर कोड द्वारा बैच वेरिफिकेशन और ऑन साइट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एसे सिस्टम लगाने से कंटेमिनेटेड बैचेस को बाजार में आने से रोका जा सकता है। साथ ही डब्ल्यूएचओ और यूएन बैक्ड सर्टिफिकेशन स्कीम लागू की जानी चाहिए ताकि इंटरनेशनल बायर्स किसी भी इंडियन एक्सपोर्टर की क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई कर सकें। इन घटनाओं का दोहराव इसलिए होता है क्योंकि छोटे और मीडियम मैन्युफैक्चरर जहां प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं वहां कॉस्ट कटिंग का दबाव ज़्यादा होता है। फ्रेगमेंटेड स्टेट लेवल इन्फोर्समेंट और सेंट्रल लैब कैपेसिटी की कमी भी इन समस्याओं को बढ़ाती है। इसके अलावा ऑडिटिंग और कंप्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित होने से कई बार वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। इन घटनाओं से भारत की छवि को निश्चित रूप से नुकसान होता है। शॉर्ट टर्म में कई इंपोर्टिंग देशों ने भारतीय ब्रांड पर टेम्परेरी बैन या होल्ड लगाए हैं, जैसे उज्बेकिस्तान में मैरियन लिंक्ड प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई गई थी। डब्ल्यूएचओ ने भी कई बार इंडियन कफ सिरप पर ग्लोबल अलर्ट जारी किए हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में भारत की दवा आपूर्ति प्रणाली इतनी बड़ी है कि मार्केट शेयर तुरंत खत्म नहीं होगा, लेकिन रेपुटेशन लॉस और कंप्लायंस कॉस्ट में भारी वृद्धि हुई है। सरकारी स्तर पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज जरूरी हैं। शॉर्ट टर्म में सस्पेक्ट बैचेस को तुरंत रिकॉल करना, प्रभावित परिवारों को कंपनसेशन देना और पब्लिक एडवाइजरीज जारी करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में नेशन वाइड टेस्टिंग मैंडेट, सप्लायर ऑडिट और रिकॉल
एक्शन की पब्लिक रिपोर्टिंग को संस्थागत रूप से देना, डब्ल्यूएचओ और इंपोर्टिंग कंट्रीज के साथ डेटा शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी को और मजबूत करेगी। व्यवहारिक तौर पर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लायर ड्यू डिलीजेंस और थर्ड पार्टी टेस्टिंग को अनिवार्य करना चाहिए। रेगुलेटर्स को रैंडम सैंपलिंग और फास्ट प्रोसिक्यूशन को मजबूत करना चाहिए और डॉक्टर्स को इन्फेंट के लिए एज अप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सिस्टमिक सेफ्टी कल्चर विकसित हो सकता है। अंततः भारत की जेनरिक प्रोडक्शन कैपेसिटी और लो कॉस्ट मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इसकी ताकत है, लेकिन ये ताकत तभी बनी रह सकती है जब सप्लाई चेन इंटीग्रिटी, रिगरस टेस्टिंग और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हर स्तर पर सुनिश्चित हो। आइसोलेटेड ट्रेजेडीज न केवल बच्चों की जान लेती हैं, बल्कि फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहलाने वाली भारत की वैश्विक छवि पर गहरा और दीर्घकालिक दाग छोड़ जाती है।